हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो और पढ़ाई करते समय किन किन गलतियों से बचना है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से सामान्यतः आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा होगा जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं आता, जबकि ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं जो तुलनात्मक रूप से उतना नहीं पढ़ते हैं फिर भी एक बहुत बेहतर रिजल्ट वो लेकर आते हैं। तो ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स होती है जो हम उस पर बात करने वाले हैं, और सही तरीका क्या होना चाहिए। वास्तव में जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि पढ़ाई सही तरीके से, जो एक पढ़ाई का सही तरीका होता है वो उसको नहीं अपनाते और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से वो आउटपुट नहीं आता है जो आउटपुट आना चाहिए। एक तो मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। जैसा पिछला वीडियो बहुत लंबा था, ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। तो आप इतने घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन उसमें कई ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पेशेंसली देखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो इतना डाउन हो चुका है कि हम 5-7 मिनट, जैसे आप 5-7 मिनट इस वीडियो को देखेंगे आपका दिमाग दूसरी जगह भटकेगा, दूसरी जगह जाने का मन करेगा। यही सेम पढ़ाई के साथ भी होता है। 5-7 मिनट पढ़ते हैं, दिमाग में कुछ दूसरे विचार आते हैं, फिर 5-7 मिनट पढ़ते हैं, फिर वापस दूसरे विचार आते हैं। इसको ही कंट्रोल करना है। यहाँ पर भी आपको यही करना है, क्योंकि इस वीडियो का वास्तविक जो सार है ना वो आपको क्लाइमेक्स में ही मिलेगा, अंतिम रूप से ही मिलेगा। लेकिन उसके पहले जो ये बात आ रही वो भी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये वीडियो आपको पढ़ाई में बहुत काम आने वाला है। तो बात क्या करने वाले उस पर बात करते हैं। कुछ तो बेसिक क्वेश्चन से बात करूंगा शॉर्ट में, कि पढ़ाई किस प्रकार की होनी चाहिए वास्तव में। औसतन कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, कितने घंटे पढ़ाई करें ना। और रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है या दिन में, यह भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ज्यादा सही तरीका कौन सा, कि नाइट में पढ़े या फिर दिन में पढ़े, सुबह जल्दी उठकर पढ़े। इस पर भी थोड़ा सी बात करेंगे। मेन जो हमारे क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ाई करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उस पर बात करेंगे भी। स्टूडेंट्स सामान्यतः क्या गलतियां करते हैं, दूसरा सही तरीका क्या हो, मेन जो क्वेश्चंस है हमारे इसके हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पेशेंसली आपको इस वीडियो को देखना। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आपको लगेगा कि आप इतने टाइम से इतनी इतनी सारी गलतियां कर रहे थे। सबसे पहला है पढ़ाई किस प्रकार की होनी चाहिए। वास्तव में एक सही पढ़ाई, सही तरीका कौन सा है। पढ़ाई का सही तरीका जिसमें आप मिनिमम इनपुट के साथ, एक मिनिमम इनपुट के साथ अगर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है तो आप समझ जाए कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है। अब यहां पर देखो, कई बार होता क्या हमारे साथ, हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, आउट हमारा इनपुट तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन आउटपुट बहुत कम होता है। इसका मतलब है हमारा पढ़ाई का तरीका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपका पढ़ाई मिनिमम इनपुट के साथ किस तरह से मैक्सिमम इनपुट मिल सकता है उस पर होना चाहिए। तो मैं पूरे वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं या फिर सही तरीका क्या है कि हम एक मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। दूसरा, औसतन कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखो, इसका आंसर आपने कई बार कई टॉपर से पूछते हैं, इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, ये सबका अलग अलग डिपेंड करता है। कई कैंडिडेट होते हैं ऐसे जो 10-12-14 घंटे पढ़कर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, जबकि कुछ 4-5-6 घंटे पढ़कर भी रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पढ़ते समय आपकी एफिशिएंसी कितनी है ना। कई एक कैंडिडेट वही 5 घंटे में उतना पढ़ लेता जितना 10 घंटे में एक कैंडिडेट दूसरा नहीं पढ़ पाता है। फर्क पड़ता है एफिशिएंसी का। आप सिर्फ किताब खोलकर बैठे हैं या वास्तव में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, आपका डिसिप्लिन लेवल क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है। आपके संकल्प का स्तर कितना है, उन सब पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर भी मैं एक औसतन घंटे की बात करूं कि औसतन कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली कितना पढ़ना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। देखो, मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बात करता हूं। मैक्सिमम को तो वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम मैं मानता हूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप हो सकता है कई अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थिति होती है, कई हाउस वाइफ्स हैं या फिर कई जॉब में है या किसी अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम तो पढ़ना ही चाहिए। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। कोई लोग 14-15-16 घंटे, लेकिन मैं उसको प्रिफरेंस नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि अगर आप मिनिमम 5 से लेकर 10 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो कई कैंडिडेट की परिस्थिति ऐसी होगी वो 5 घंटे पढ़ाई, तो मैं मानता हूं कि 5 घंटे की पढ़ाई में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन वो 5 घंटे की जो पढ़ाई है पूरी एफिशिएंसी के साथ होनी चाहिए। और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप 10 घंटे कम से कम आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करें। 10 घंटे भी पढ़ाई कर ले तो आप रिजल्ट ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 12 घंटे, आपको 14 घंटे आपको ये पढ़ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जब एग्जाम पास में आता है तब आप अपनी क्षमता जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली नॉर्मली 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे, वो इनफ है अगर आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। बिना एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे, क्योंकि 10 घंटे के बाद वैसे ही व्यक्ति एग्जिस्ट हो जाता है। आप अपना वास्तविक टाइम निकालेंगे तो वो 10 घंटे के आसपास ही निकलेगा, भले ही आप 14 घंटे पढ़ रहे हो। तो 14 घंटे पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितना आप पढ़ रहे
रहे हैं उसका आउटपुट कितना मिल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना, रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या दिन में? ठीक है, इसमें भी आपने कई बार देखा होगा, कई टॉपर से सुना होगा कि जैसा भी आपके लिए उचित बैठता है, आपकी बॉडी जिस तरह से फिट बैठती है, किसी को रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। कई कैंडिडेट होते हैं जो रात में बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं, दिन में उनसे पढ़े नहीं होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, रात को नहीं पढ़ते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय क्या होगी आपके लिए? मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, एक ऐसा कैंडिडेट रहा हूँ जो रात में ही पढ़ पाता था। मैं कभी आज तक सुबह जल्दी उठकर पढ़ नहीं पाया। मैं सुबह जल्दी उठता भी था तो योग और मेडिटेशन करता, पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई होती नहीं थी। जब मैं अपने आरएस के एग्जाम दे रहा तो मैंने पूरी रात रात भर पढ़ा, है ना, पूरी रात भर, यानी 6-7 बजे सोना, 10-11 बजे उठकर, वो एक दिनचर्या थी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि वो तरीका ज़्यादा सही नहीं है ना। मैं खुद इसको, मैंने भी बहुत कोशिश की मैं सुबह, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल होता है। तो जो रात को पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एकदम से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा अच्छा, पूरी रात भर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है सुबह जल्दी उठकर पढ़े। वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज़्यादा आउटपुट लेकर आएगा। थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। देखो, पूरा रात भर पढ़ना, वैसे रात सोने के लिए बनी, वो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने के लिए रात नहीं है। होता क्या है कि जब हम 12-1-2 बजे तक तो आसानी से पढ़ लेते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी, 12-1-2 तक आसानी से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पढ़ने का जो एफिशिएंट लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, वो सारा का सारा डाउन हो जाता है। उसके बाद हम जग तो रहे होते हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पाता है। ठीक है। दूसरा, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, 1-2 बजे के बाद आपको वापस भूख लगने लग जाती है, रात में कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं। वैसे 12 बजे के बाद पढ़ना, कई लोग 2 बजे तक भी पढ़ते हैं, तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। इसकी बजाय ज़्यादा अच्छा है कि जब आप, क्योंकि 10 या 12 बजे के बाद आप जब पढ़ रहे हो तो एक थकान के साथ पढ़ रहे होते हैं। रात में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक थकान के साथ आपकी पढ़ाई हो रही होती है। जबकि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते तो आप एक फ्रेशनेस के साथ पढ़ेंगे। आप 4 बजे उठे, आपने आधा घंटा अपने डेली रूटीन में आपने लगाया, 4:30 या 5 बजे भी मैं मानता हूँ कि आपने 5 बजे भी पढ़ाई शुरू करी और 10 बजे तक पढ़ते हैं सुबह, तो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक में आप 5 घंटे की पढ़ाई कर चुके होंगे। जब जो रात में पढ़ते हैं वो 10 बजे अपना दिन भी शुरू नहीं कर पाते, तब तक आप अपनी 5 घंटे की पढ़ाई एक फ्रेश माइंड के साथ शुरू कर चुके होंगे। दूसरा, जब रात को एक लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, रात रात भर, जैसे 2 बजे तक, 3 बजे तक आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू होने लग जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ कि रात रात भर पढ़ने से बहुत सारे हेल्थ इश्यू होने लग जाएंगे। जब हम बिल्कुल युवा होते हैं, 20, 21, 22, तब पता नहीं चलता, लेकिन ये 25, 27, 28 की एज आती है, तब पता चलता है कि इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हेल्थ पर पड़ते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जो भी मेरे साथी ऐसे हैं जो रात को ज़्यादा पढ़ना प्रीफर करते हैं, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप दिनचर्या चेंज कर सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हुआ जा सकता है। पर इसमें यह भी सलाह दूंगा कि एग्जाम बिल्कुल सर पर है और आपका आदत रात में पढ़ने का, तो एकदम से ये चेंज नहीं होता। ये आपको चेंज करना चाहिए कम से कम 2 महीने पहले। ठीक है, देखो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस अपनी एक व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो सलाह दूंगा कि आप इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 महीने होने चाहिए, तब आप पूरे पूरे ढाल पाएंगे। एकदम से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो अगर एग्जाम बिल्कुल सामने है तो इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करें। 2 महीने कम से कम होने चाहिए, आप तब इसको चेंज कर पाएंगे। आपको कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे उसमें सेटल होने के लिए। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रात को जल्दी सो जाइए। रात को अगर जल्दी सो जाते हैं तो सुबह आप आसानी से उठ के पढ़ सकते हैं ना। ये आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना रात में पढ़ने की बजाय ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी सलाह ये रहेगी। बाकी अगर आपके सामने एग्जाम है और आप रात को पढ़ते हैं तो इसको जारी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उतना ही सक्सेस रेशियो में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि रात में पढ़ने वाले ज़्यादा सक्सेस होते हैं या सुबह पढ़ने वाले। मेरी एक व्यक्तिगत राय थी कि सुबह पढ़ना एक ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। ठीक है, ये मेरी कुछ सलाह थी। अब बात करते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि पढ़ाई करते समय, मेन जो सवाल थे, पहला सवाल ये था, पढ़ाई करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स। यहां पर आते हैं, मेन बात मुझे आपको यहां पर बतानी थी। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा, देखो मैं कई कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा जो एक बहुत बड़ी गलती है करते हैं, टॉपिक को बिना समझे जबरदस्ती मैंने ऐसे कई कैंडिडेट से मिला हूं, जबरदस्ती सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने टॉपिक को समझा नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़नी, आप सारी चीजें रट नहीं सकते हैं।
आपको आज के कंपटीशन के दौर में आगे निकलना है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप रट रट कर, है ना, जब पूरी चीजें आपने पढ़ ली, रट ली, इतनी चीजें रटी नहीं जा सकती। जब कुछ पूछते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब कंसेप्ट थोड़ा सा भी सवाल घुमा कर पूछा, कोई ब्लैंक, वहां पर कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, आपका रटा हुआ सारा फेल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़िए। और आजकल तो देखो, एक कोई भी अच्छा टीचर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकता है। आपने टीचर से गाइड लीजिए, अपने कोई भी बड़े भाई हैं जिन्होंने पढ़ रखा है उनसे गाइड लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पर आपको एक से बढ़कर एक टीचर मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक पर अच्छे टीचर को खोजिए और वहां पर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब तक आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे, आप इतना सारा बड़ा सिलेबस चीजों को याद नहीं रख सकते। कितनी चीजें रटेंगे, है ना। हर एक चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रट सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में कई बार सन आपको रटना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स रटने पड़ेंगे, कुछ चीजें रटने वाली है। लेकिन मैक्सिमम चीजें जब तक आप समझेंगे नहीं, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, इतनी सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते हैं। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, फिर आपकी सारी की सारी चीजें आपकी, ये समझो कि आपके अंदर समझ आएगी, फिर आप कभी भी चीजें पूछे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो रटने की कोशिश नहीं करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, एक बड़ी गलती ये करते हैं कई कैंडिडेट्स, मैं देखता हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आगे बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी सिलेबस उठाकर नहीं देखा, कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर नहीं देखा, कोई विश्लेषण नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, हवा में ही तैयारी कर रहे हैं, है ना। तैयारी एक स्ट्रेटेजी के साथ होती है, बिना स्ट्रेटेजी तैयारी करोगे कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, सिलेबस का बहुत अच्छा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, किस टॉपिक का वेटेज कितना है ये जानना बहुत जरूरी है ना। ये किस टॉपिक से वेटेज कितना, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देखोगे तो पता चलेगा, आप टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स को देखोगे तो पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है। होता क्या है, कई बार हम एक टॉपिक को पढ़े जा रहे, पता चला कि वहां से तो बहुत कम क्वेश्चन आने वाले, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने उसको छोड़ दिया। रिजल्ट कहां से मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका एनालिसिस बहुत मजबूत होना चाहिए, जितना, है ना। आपने अब्राहम लिंकन का एक कोट पढ़ा होगा कि अगर आप मुझे किसी भी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं पहले 4 घंटे उसकी धार तेज करने लगाऊंगा, 2 घंटे में आसानी से पेड़ कट जाएगा। नहीं तो होगा क्या, आप काटते रहेंगे वो पेड़ कटेगा ही नहीं। अपनी धार आप तेज करते ही नहीं, आपको धार तेज करना बहुत जरूरी है, उतना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एक बार बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप यहां पर आगे बढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये तभी आएगा जब आप सही से एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको देखिए, टेस्ट प्रैक्टिस पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं, तब आपको पता चलता है किस पर ज्यादा फोकस करना और किस पर कम फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता चलेगा विश्लेषण से। तो बिना विश्लेषण कुछ भी काम नहीं करना, आपका एनालिसिस को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 100% सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, 100% सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, देखो कई बार क्या होता है, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी। हम कई बार क्या करते हैं, कई कैंडिडेट बहुत सारे ऐसी कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, और परेशान हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी टॉपर होता है किसी भी एग्जाम में, क्या वो 100% मार्क्स लाता है? नहीं, 100% मार्क्स नहीं लाता है। कई बार आप देखेंगे 60-70% पे भी वो टॉप कर जाता है। आरएस आईएएस जैसे एग्जाम में तो 50% वाला भी टॉप करता है। इसका मतलब है क्या है कि 100% पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या 100% पढ़कर जाना सही स्ट्रेटेजी नहीं है? मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐसे मिलेंगे जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। और उस दिमाग खराब होने की वजह से होगा क्या कि जो आपने 99% पढ़ा है या 95% पढ़ा है वो उसको भी खराब करेंगे। अगर कोई 2% 5%, यहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि आप 50% पढ़कर जाए। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ 2 या 5%, 7% ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपका दिमाग को खराब करते हैं, जो दिमाग पर इतना लोड डालते हैं, है ना, उनको रटना, उनको याद करना, या फिर कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड डालते हैं। और उस दिमाग पर लोड पड़ने की वजह से होता क्या है, या फिर कुछ टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उससे होता क्या कि जो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है वो छूट जाते हैं, उस पर आप रिवीजन नहीं कर पाते, उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, या फिर उसकी लोड की वजह से वो यहाँ पर जो चीजें आपकी याद है वो भूल जाते हैं। इससे बेटर अच्छा है कि ऐसे टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पूरा छोड़ के जाइए, इसको सिर्फ ओवरव्यू आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर इजी सवाल आ जाता है तो कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सवाल 4 सवाल की वजह से आप 40 सवाल का नुकसान नहीं उठाना है, ठीक है ना। 2 सवाल 4 सवाल अगर इजी सवाल आ गया तो कर लेंगे, और हार्ड सवाल आए तो वैसे भी कोई नहीं कर पाएगा, वो सबके लिए हार्ड है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है स्मार्ट तरीके से।
तो आपको 100% हर एक चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने वाले ही होते हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बात को आप ऐसे मत समझ लेना कि आप जब सिलेबस में जा रहे हैं तो आपने 30% 40% सिलेबस में, सिर्फ 2 या 3 4 5 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 2 या 3% की बात कर रहा हूँ, 5% की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप 70% ही सिलेबस पढ़ के गए, 70% पढ़ के जाएंगे तो 35% ही नंबर आने हैं, है ना। कम से कम 90 95 में सिर्फ 4 या 5% की कह रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। गलत समय पर गलत सब्जेक्ट पढ़ते हैं। गलत समय पर गलत सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, और कुछ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत टफ आपको लगते हैं। होता क्या है, देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये मैंने लिखा है इजी टू हार्ड। 2 3 चीजें। एक तो ऐसा टाइम होता है जहां आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, पढ़ने का बहुत मन करता है, वहां पर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपको थोड़ा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि उस एनर्जी लेवल में आप उस सब्जेक्ट को निकाल लेंगे। और जहां पर थोड़ा सा डल टाइम है, आप वहां पर अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। एक गलती हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो कई कई कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं, मतलब आज पढ़ने बैठे, आज सोच लिया भी इतने घंटे पढ़ने, इतने घंटे पढ़ने, और वो सब्जेक्ट उठा लिया, ये सोच के वो सब्जेक्ट उठा लिया कि आज तो मैं इसका, है ना, किसी के लिए इकोनॉमिक्स कठिन है और इकोनॉमिक्स लेकर पढ़े। अब पढ़ा 4 5 दो 1 2 पेज पढ़ा, या 4 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा, और फिर मन नहीं लगा, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे लिए बोरिंग या फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, उसे फेंक कर भागने का मन करता है। थोड़ा सा उठाएंगे वापस फेंकने का मन करेगा, थोड़ा सा उठाएंगे फेंकने का मन करेगा। किसी के लिए वो साइंस हो सकता है, किसी के लिए वो इंग्लिश हो सकता है। आप स्टार्ट करें इजी टू हार्ड। जो आपको सबसे इजी लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, उससे आप शुरुआत कीजिए। जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगते हैं, कठिन टॉपिक लगते हैं, उसको सबसे लास्ट में रखिए। ठीक है, टाइम मिला तो उसको पढ़ लेंगे, और पढ़ना तो है ही है। लेकिन होता क्या है, जब आप इजी से शुरुआत में अगर आपने हार्ड स्टार्ट कर दिया, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, और आपका बहुत लंबे टाइम में भी बहुत कम कोर्स हो पाएगा। इजी को कीजिए, फटाफट फटाफट टॉपिक दे दिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा ना, ऑटोमेटिक आपका पढ़ने का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका एनर्जी लेवल सब कुछ बढ़ता जाएगा, और उस टाइम में हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो इजी से स्टार्ट कीजिए और हार्ड पे जाइए। अगर आपने उल्टा कर दिया, हार्ड से स्टार्ट किया ना, आपके कई महीने एक टॉपिक पढ़ने में निकल जाएंगे। आप पढ़ेंगे, उठाएंगे और किताब छोड़ के वापस छोड़ेंगे। तो ये गलत स्ट्रेटेजी होती है। सही स्ट्रेटेजी होती है इजी से शुरुआत कीजिए और लास्ट में जाते जाते हार्ड पर पहुंचिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आज के युवा में वो है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। इस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस पे मैं एक बहुत अलग, पूरे एक अलग वीडियो पर ही बात करूंगा। आपके बहुत सारे मैसेज भी आए सर स्ट्रेस पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात कीजिए। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर बिल्कुल अलग से वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि मैं ये देखता हूँ, और ये मेरे साथ भी था, सभी के साथ था। आज गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हमारे लिए स्ट्रेस भरा हो गया। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, स्ट्रेस के साथ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप हैवी स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके साथ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। स्ट्रेस को रिलीज करके, स्ट्रेस को साइड में रखकर ही हम पढ़ाई कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, है ना, 2 लोग अगर दौड़ लगा रहे हो, एक के ऊपर खाली जा रहा है और एक पूरा बोझ लटका कर जा रहा है, अपने पास 15 किलो का बोझ लटका कर जा रहा, तो भले ही वो एक जैसे हो क्षमता में, लेकिन अगर कोई बोझ लगा कर जा रहा है, वो ज्यादा देर नहीं दौड़ सकता है। यही मेंटल प्रेशर, यही स्ट्रेस, आपके मेंटल प्रेशर, आप दौड़ने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसको, ये जो स्ट्रेस है, और सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो सवाल आता है ना मन में बार बार, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इसको साइड में करना, पढ़ते समय आपके दिमाग में ये नहीं आना है। कैसे करना है, इन सब पर हम बात करेंगे बाद में। पर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अगर आप स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि वो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। बस अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पढ़ाई के साथ 2 चीजों को आपको जोड़ लेना है, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिटेशन किया और आज ही पूरा पूरा फर्क दिखाई देने लगा। शुरुआत में तो मेडिटेशन करने में भी बहुत आपको परेशानी आएगी, ये आसानी से होगा नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज भी जोड़िए, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों आपको स्ट्रेस से रिलीज करने में आपको हेल्प करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आप नोटिस कीजिए, आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर। आप पढ़ते समय खुद को नोटिस कीजिए। आप 4 5 7 मिनट पढ़ेंगे, आपके कोई दूसरे विचार आने लग जाएंगे। हर 5 7 मिनट में आपको कुछ ना कुछ विचार आने लग जाएंगे, या फिर आपका मन करेगा मोबाइल उठाकर कुछ देखें, कुछ नोटिफिकेशन बजता है, आप मोबाइल उठाकर देखने लग जाएंगे। ये सारे क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है ना। आज के टाइम में ये हो गया कि 5 7 मिनट से ज्यादा हम कंसेंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कारण मोबाइल में भी आप इसको ले लीजिए, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया आपको लगता है कि 5 मिनट देख लेते हैं, वो 5 मिनट कितना मिनट खा जाता है हमारा, पता ही नहीं चलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आपने 5 मिनट भी देखा, 10 मिनट भी देखा, तो सिर्फ 5-10 मिनट वेस्ट नहीं हुए। उस देखने से जो आपके अंदर चीजें गई है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो पढ़ाई करते समय जितना आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं इसको, मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, साइड में रखकर पढ़ सकता है अगर बुक से पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो पढ़ाई आजकल मोबाइल से ही होती है। जब आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स से यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपका वही होना चाहिए, फिर कोई दूसरे नोटिफिकेशन सारे बंद होने चाहिए, सिर्फ वही चीज़ वहीं पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, तो मोबाइल को बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों से आपको साइड में करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ओवर थिंकिंग, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार है, उससे आपको बचना पड़ेगा। वही मेडिटेशन तरीका है, फिजिकल एक्सरसाइज तरीका, और अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लेकर आना है ना। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर अपने जो आपका कंसंट्रेशन का स्पान है उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, हर थोड़े टाइम बाद आपके पास कोई ऐसा काम आता है, वो अनइम्पोर्टेंट टास्क आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपकी तैयारी से महत्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं है। आप लिस्ट बनाइए, आप एक बार लिस्ट बनाइए कि आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे पूरी लिस्ट बनाइए। आप उसमें उस लिस्ट पर गौर कीजिए कि इस टाइम, आज के टाइम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। उसको प्रायोरिटी वाइज बनाओ, 1 2 3। और जो बाकी जो टॉप के 3 काम है ना, उसको रखिए, उस पर गोला कर लीजिए, बाकी सबको कट कर लीजिए कि अभी ये काम हम छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है। कोशिश कीजिए कि इन पर आपका ध्यान कम जाए, और मैक्सिमम आपको ज्यादातर समय, आपको अपना 80% समय ना, एक आपने पढ़ा होगा 80-20% रूल, ठीक है, 80-20% रूल। ये 80-20% रूल क्या कहता है? आपके 20% काम ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ के 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। उन 20% काम पर आप फोकस कीजिए। ऐसे कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट दीजिए, उन पर फोकस करना और काम करना। और 80% काम आपके ऐसे हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं, या 20% काम के होते हैं, उन 80% काम को साइड में कर देना। बस यही अनइम्पोर्टेंट वर्क के साथ हमारे साथ है। उस 80-20 रूल को आपको हर जगह, हमारे सिलेबस में भी कई बार जगह लागू होता है। कुछ 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब ये तो था कि क्या क्या गलतियां करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। एक तो सिंपल मैंने कुछ सीधे सीधे टिप्स लिखे हैं। पढ़ाई करते समय एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले पढ़िए, रीडिंग। मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, पढ़ना, यहां पर रीडिंग की बात हो रही है। रीडिंग, आप कुछ भी चीज रीडिंग करते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में अभी काफी समय है, 4-5 महीने, 3-4 महीने का समय है, तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करने में आसान होगी, तो बार बार इसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने से आपको सारी चीजें याद होने लग जाएगी, और याद होने के बाद फिर आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ये एक हफ्ते का शेड्यूल भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ये एक हफ्ते में भी कर सकते हैं कि आपने कुछ एक हफ्ते में टॉपिक्स पढ़े, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको आपने रिवीजन किया, याद किया, और याद करने के बाद आपने टेस्ट प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस से आपको सारा एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ कितनी चीजें याद हुई, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वापस दोहराइए, अगले हफ्ते वापस यही सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। आपको अपनी सारी कमियों का एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद आपको सारी पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मजबूत हो गया, कौन सा टॉपिक कमजोर हो गया। अपना कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, फिर अगले हफ्ते वापस रीडिंग, वापस उसके शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, लर्न, टेस्ट प्रैक्टिस, इस सीक्वेंस को। अगर आप देखो इसमें कुछ भी मिस करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। पहला ये तो सबसे जरूरी है ही है। ये ऐसा पॉइंट है, आपके पास टाइम है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर एग्जाम का टाइम कम है तो इसको स्किप किया जा सकता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, याद उसी से होगा, और उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है पढ़ाई करते समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करते समय आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपना जो आपका कंसंट्रेशन लेवल आप नाप कर देख लेना, हर 5-7 मिनट बाद आपके कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे। आपको यहाँ पर अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसा? हर 5-7 मिनट बाद मन करता है कि मोबाइल उठाकर कुछ देख लें, हर 5-7 मिनट में मन करता है कि यार किसी से कुछ बात करें, या फिर हर 5-7 मिनट में हम कुछ दूसरी चीजें सोचते हैं। ये एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मुझे मोबाइल पर हाथ नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। 1 घंटे लगातार पढ़ना है, मतलब फिर पढ़ना है। किसी से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ये एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आना है, और अपनी सिटिंग पावर को बढ़ाना है।
है ना। तो सिटिंग पावर के लिए मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको देखो लाइब्रेरी में आपको वहाँ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, आपकी सिटिंग पावर इससे बढ़ेगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा वहां पर कुछ होगा नहीं। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइब्रेरी की फैसिलिटी गांव गांव में भी होने लगी है, सिटी में भी, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी कारण से आपके पास ये फैसिलिटी आप ये नहीं कर पा रहे हैं वेल, तो भी आप घर में, गांव में है या फिर तो घर में कोई भी ऐसी जगह, या फिर कोई भी ऐसी जगह, घर में जरूरी हो या बाहर कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीजें हटाकर। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ और अनुशासन के साथ आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपने धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएं। मैंने आगे इसी के बारे में बात की है, पोमोडोरो टेक्निक, है ना। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा यूट्यूब पर, खूब। पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या है पोमोडोरो टेक्निक, इसके बारे में बात करते हैं। ये पोमोडोरो टेक्निक कहती है, शुरुआत में देखो ऐसा हो सकता है कि आप 25 मिनट लगातार पढ़िए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। 25 मिनट कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, 25 मिनट अपने शुरुआत में बस इतना सा सेट कीजिए, मैं 25 मिनट तक मेरे पास कोई, 25 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाऊंगा, 25 मिनट तक कोई भी थॉट्स नहीं सोचूंगा, 25 मिनट किसी से कोई बात नहीं करनी, 25 मिनट मेरे सामने किताब है या मेरे 25 मिनट तक मैं लगातार इसको पढ़ने वाला हूं। आप वीडियो भी देख रहे हैं तो 25 मिनट तक कोई वीडियो चेंज नहीं करने वाला हूं, मैं इसी एक वीडियो को देखने वाला हूं। उसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, ठीक है। जो भी करना है वो 5 मिनट में सोच लेंगे, 5 मिनट में देख लेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। नॉर्मली आपको करना क्या है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। 5 मिनट में आप डीप मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, है ना, डीप ब्रीदिंग में कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन का क्या है, आप अपनी जो सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, बस उस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, वही मेडिटेशन है। अगर आप पढ़ते हुए भी, मैं आपको ध्यान दे दूं, आप पढ़ते हुए भी आपको आपको महसूस हो रहा है कि आप सांस आ रही है और सांस जा रही है, यही मेडिटेशन है। आप अपने सांस को आते हुए और जाते हुए महसूस कीजिए, बस। ये कुछ दिन भी इसका अभ्यास करेंगे भी, आपकी सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये कुछ बाकी सब चीजें छोड़ के मेडिटेशन करते समय इसको महसूस करेंगे, तो थोड़े टाइम बाद आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो थॉट्स है, वो आपके कंट्रोल में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें आप कर सकते हैं। दूसरा, धीरे धीरे, ये एक तो 25-5 का होता है, एक होता है 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस 10 मिनट में देखो, इस 10 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पर शुरुआत आप इससे कीजिए धीरे धीरे, टाइम को बढ़ाते हुए 50 मिनट तक लाइए। कि 50 मिनट तक अपने अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लाना, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, है ना, किसी से कुछ बात नहीं। 50 मिनट तक रेगुलर पढ़ना, बीच में कोई काम नहीं, कोई काम करना है वो बाद में करेंगे 50 मिनट बाद। तो 50 मिनट का एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम आप निकालिए। ये जब अगर आप करने लगे कि 50 मिनट लगातार आप कंसंट्रेट करके एक टॉपिक पढ़ लिए, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसको पोमोडोरो टेक्निक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना शुरू करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, लास्ट, बस मैं एक वीडियो के इस लास्ट के एंड में आ गया हूं। पढ़ाई को बोझ मानकर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं पढ़ाई को एक बोझ मानकर पढ़ते हैं ना, बोरिंग, तो वो पढ़ाई आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि आपको एक एग्जाम पास करना है, सिर्फ एग्जाम पास करने का टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई आपको बोरिंग लगेगी, आपको एक मजबूरी लगेगी। पढ़ाई को कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। मैंने लिखा ना, कुछ सीखने के लिए। आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको जो एग्जाम का मकसद है, एग्जामिनर का मकसद नहीं कि आप सारी चीजें रट ले, बस आपको एक तरह से बोझ की तरह एक आप इस काम को कर रहे हैं। आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ नई चीजें बताना चाहता है, एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, आप नई नई जानकारी, आपको इंटरेस्ट के साथ नई नई जानकारी सीखना है। जब आप आनंद के साथ, इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को पढ़ने लग जाएंगे, जैसे देखो आप खेलने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, कहीं पर भी बाहर फंक्शन में जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है वहां पर। इसी तरह से पढ़ाई जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तब तक आपको पढ़ाई में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। पढ़ाई आप अपनी खुशी के लिए पढ़िए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है इसलिए पढ़िए। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ाई आपको बोझ लग रही है, इसका मतलब ये मान के चले कि आप अपने रिजल्ट से, आप अपनी सफलता से दूर जा रहे हैं। ये बहुत, जैसे जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप सफलता के बहुत निकट पहुंच जाएंगे, इस बात को मानकर चले। और एक लास्ट अंतिम पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। पढ़ाई के साथ संकल्प तत्व को जोड़ें। मैं इस बात में दृढ़ विश्वास करता हूं कि अगर संकल्प हमारा मजबूत हो ना, तो एक मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी साधा जा सकता है। पढ़ाई कुछ भी चीज नहीं है, आप अगर हर एक चीज, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, हर एक चीज जब आप करते हैं तो आपके भीतर एक संकल्प तत्व मौजूद होना चाहिए। एक संकल्प के साथ आपको काम करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करें तो एक लक्ष्य के साथ, इस संकल्प के साथ कि आज मैं यहाँ पर जो पढ़ने बैठ रहा हूँ,
आज मैं अपने लक्ष्य को पूरा हासिल करके रहूंगा, ये जो आपने टारगेट सेट किया उसको करके रहूंगा। ये संकल्प तत्व जब आपके साथ काम करता है तो हर एक चीज धीरे धीरे सधने लग जाती है, हर एक चीज आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाती है। तो इस संकल्प तत्व को अपनी पढ़ाई के साथ और अपनी लाइफ के हर एक हिस्से के साथ आपको यहाँ पर जोड़ना है। और बस आज मुझे यहाँ तक ही बताना था। अंत में मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। बस इसी संकल्प के साथ आपको काम करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका अगर संकल्प मजबूत है तो आप सब चीजों को साध सकते हैं, आप सब कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। बस मेरी तरफ से इतनी ही बात आपको इस वीडियो में आज कहनी थी। अब आपको ये काम करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने सभी युवा साथियों तक पहुंचाना। जितने ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जितने साथियों से आप जुड़े हैं, हर तक ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। आपके कुछ सवाल हो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।